चैप्टर 22 द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। एक बार फिर 1930 के दशक का उत्तरार्ध विभिन्न मोर्चों पर कोलाहल और व्यस्त सक्रियता का समय था। कई प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया, लेकिन कांग्रेस खुद संकट के दौर से गुजर रही थी। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की अपरिहार्य अभिमानी कार्यवाही ने कांग्रेस के मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने के लिए उत्तेजित किया। युद्ध के प्रयासों पर कांग्रेस का सक्रिय समर्थन प्राप्त करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयत्न विफल रहे। एक अंतराल के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के साथ राष्ट्रवादी संघर्ष में एक बार फिर गति आई। फिर भारत में क्रिप्स मिशन आया, जो निश्चित रूप से विफल रहा। संघर्ष के तरीकों को लेकर कांग्रेस में द्वंद्व। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के भीतर कुछ उधेड़-बुन थी। गांधी जी का मानना था कि संगठन में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बढ़ रही थी। वे कांग्रेस नेताओं के बीच ईर्ष्या तथा तुच्छ तकरारों से भी दुखी थे। कांग्रेस की नकली सदस्यता तथा कांग्रेस समितियों में स्थान पाने के अनैतिक प्रयास एवं उन्हें नियंत्रण करने के मुद्दे भी थे। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि कांग्रेस को फिर से आंदोलन शुरू करने के लिए पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी महसूस किया कि जनता संघर्ष की मनोदशा में नहीं थी। ऐसे अन्य नेता भी थे जो मानते थे कि संघर्ष को जारी रखा जाना चाहिए। हरपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस के विचार। सुभाष चंद्र बोस बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। संगठन में उनका मुख्य कार्य युवाओं को एकजुट करना तथा व्यापार संघ आंदोलन को प्रोत्साहित करना था। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर गांधी जी एवं कांग्रेस की अन्य नेताओं से सहमत नहीं थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जो भारत के डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी। वे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग के गठन की घोषणा भी की। जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के उद्देश्य के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो बोस ने इस निर्णय का समर्थन किया। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में पूरी तरह सक्रिय थे और सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने को बाध्य किया। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने तथा 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के घोर विरोधी थे। जैसा कि सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों के मृत्युदंड पर बात करने से मना कर दिया था, इससे ज्ञात होता है कि बोस आमूल चूक परिवर्तनवादी विचारों के थे और काम करने में विश्वास करते थे। हरपुरा। वर्ष 1938 तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ताओं के तौर पर उभर चुके थे। इसी समय कांग्रेस विचारधारा को लेकर दो गुटों, परंपरावादी और आमूलचूल परिवर्तनवादी में विभाजित हो चुकी थी। गांधी जी की सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे और वे हरिजनों के उन्नयन के कार्य में लग गए थे। हिंसा और अहिंसा समाजवादी विचारधारा के नवीन विकास तथा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के विरुद्ध दबे हुए रोष के बीच 19 से 21 फरवरी 1938 को विट्ठल नगर हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने हेतु 6 माह का समय दिया जाना चाहिए, जिसके समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया जाएगा। गांधी जी इस बात से असहमत थे। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीकों को नहीं माना। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीकों को लेकर एक खाई पैदा हो गई। यह खाई तब और चौड़ी हो गई जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना था। यह गांधी जी की चरखा नीति के विरुद्ध था। कांग्रेस संकट एवं त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी थी। कांग्रेस के अनुदारवादी नेतृत्व में संयुक्त प्रतिरोध एवं असहयोग ने कांग्रेस के अधिवेशन 1939 में हाल में ही चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को हटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के विभिन्न कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था। ज्ञातव्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी द्वारा सुभाष को राष्ट्राध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया था, लेकिन गांधी जी ने पटेल की आपत्ति को खारिज कर दिया। दरअसल हरिपुरा के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के प्रथम अध्यक्षीय भाषण को सुनकर ही गांधी जी उनके विभिन्न कार्यशैली को भाप गए थे। इसके बाद गांधी जी व सुभाष के संबंध कभी मधुर नहीं हो सके।
वस्तुतः सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति कठोर पद्धति एवं शैली तथा स्टालिनवादी साम्यवाद और बेनिटो मुसलिनो के फासिज्म जैसे अलोकतांत्रिक विचारधाराओं की प्रशंसा एवं झुकाव ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं से दूर कर दिया। कांग्रेस के दो गुटों के बीच दूरी ने अंततः उन्हें अलग हो जाने के लिए बाध्य किया। हरिपुरा अधिवेशन के बाद बोस ने जिस कार्य समिति की नियुक्ति की थी उसमें जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए नामांकनों के विपरीत एक भी वामपंथी नहीं था और उन्होंने श्रमिक एवं किसान संघर्षशीलता के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों एवं हाईकमान के अधिक वैमनस्यपूर्ण रवैये को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। वर्ष 1938 के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध निरंतर बिगड़ते गए और यूरोप के आसमान में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1939 में जब पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते थे जो गर्म दल से हो और कांग्रेस के बुरे दौर में उन पर हावी होकर देश को आजाद करवा सके। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन अपने सबसे कमजोर दौर में होगा और केवल एक गर्म दल लेफ्ट विंग का उग्र नेता ही उनके घुटने टिकवा सकता है। यही सोचकर सुभाष या तो स्वयं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे या अपनी विचारधारा वाले किसी अन्य को राष्ट्राध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इसके विपरीत गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। दरअसल वर्ष 1938 तक कांग्रेस में चुनाव के बिना गांधी जी की सलाह पर एक मत से राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता आया था। गांधी जी के कांग्रेस में पदार्पण के पश्चात प्रथम बार किसी ने गांधी जी की सत्ता को चुनौती दी थी। इसलिए कांग्रेस में कई वर्षों के पश्चात राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा हुई थी। 1939 का चुनाव जहां एक ओर नरम दल दक्षिणपंथ राइट विंग और गर्म दल के मत सीधा युद्ध था, वहीं दूसरी ओर गांधी बनाम सुभाष नामक नवीन दिशा का श्री गणेश भी था। पूरा वामपंथ चुनाव में सीतारमैया के विरुद्ध सुभाष के साथ था। मौलाना आजाद द्वारा अपना नाम वापस ले लेने पर गांधी जी ने सीतारमैया को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया। 29 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस 1377 के मुकाबले 1880 मतों से चुने गए। सुभाष चंद्र बोस के चुने जाने से कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा अधिक सुदृढ़ हुई, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठतर रणनीति एवं वामपंथ की एकता के अभाव के कारण गांधी जी और कांग्रेस के नरम दल ने स्पष्ट रूप से निर्णायक पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिया। गांधी जी ने तत्काल इस मामले को निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। 31 जनवरी 1939 को गांधी जी ने बयान जारी किया कि श्री सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रतिद्वंदी डॉक्टर सीतारमैया पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की है। मुझे स्वीकार करना होगा कि शुरुआत से ही मैं निश्चित तौर पर कुछ ऐसे कारणों से उनके पुनर्निर्वाचन के विरुद्ध था जिनके बारे में मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता। मैं उनके घोषणा पत्र के तथ्यों और तर्कों से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अपने साथियों के लिए उनके संदर्भ अनुचित और महत्वहीन है। चूंकि मैं मौलाना आजाद द्वारा अपना नाम वापस ले जाने के बाद डॉक्टर सीतारमैया को नाम वापस न लेने के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए यह सीतारमैया से अधिक मेरी हार है। 22 फरवरी 1939 को कार्यकारिणी के 15 में से 13 सदस्यों ने यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि सुभाष ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है। पार्टी के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय संकट की छाया में कांग्रेस त्रिपुरी में मिली। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने 3 फरवरी 1939 को ही घोषणा कर चुके थे कि यदि मैं देश के महानतम व्यक्ति का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका तो मेरी चुनावी जीत निरर्थक है। त्रिपुरी अधिवेशन 8 से 12 मार्च के समय बोस बीमार थे, लेकिन ऐसा होते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से लगभग पूर्व दृष्टि के साथ उन्होंने आग्रह किया कि 6 महीने के भीतर यूरोप में साम्राज्यवादी युद्ध शुरू हो जाएगा और उन्होंने मांग रखी कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 माह में देश छोड़ने की अंतिम चेतावनी देनी चाहिए और ऐसा न कर पाने पर एक राष्ट्रवादी पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन चलाया जाना चाहिए। उनकी चेतावनी और सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत के प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी कार्यकारिणी में विश्वास व्यक्त किया गया था। विगत 20 वर्षों में अपनाई जाने वाली गांधीवादी नीतियों में आस्था की बात को दोहराया गया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वे गांधी जी की इच्छा अनुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें। पंत प्रस्ताव विषय समिति में 133 के मुकाबले 218 मतों से भारी बहुमत से पारित हुआ। सुभाष के पक्ष की मौलिक कमजोरी विशेषतः वामपंथ के बिखराव के संदर्भ में तब प्रकट हुई जब वे 29 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की कलकत्ता बैठक में गांधी जी की यह चुनौती स्वीकार नहीं कर सके।
आप अपनी कमेटी का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की। 11 अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और उन्हें 3 वर्ष तक कांग्रेस में किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। गांधी जी एवं सुभाष, विचारात्मक मतैक्यता एवं भिन्नता। महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो अपने राजनीतिक सदाचार और नीतिपरक रुतबे में अत्यधिक विशाल थे। दोनों ही भारत माता के सच्चे सपूत थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात जल्द ही गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्विवाद नेता बन गए। उन्होंने निःशस्त्र राजनीति के रूप में अधीर, गूंगे एवं अशिक्षित जनमानस को निडर, अहिंसक, रणनीतिक रूप से जागरूक, पुनरुत्थित नागरिक सेना में परिवर्तित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, जो गांधी जी से 28 वर्ष छोटे थे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अमिट योगदान देने के लिए भारतीय सिविल सेवा जैसे सुनहरे भविष्य को त्याग दिया। वर्ष 1920 में उनका चयन ICS में हुआ। जलियांवाला बाग के जघन्य नरसंहार के पश्चात अप्रैल 1921 में त्यागपत्र देने के पश्चात वे भारत लौट आए। सुभाष और गांधी जी के बीच संबंध की शुरुआत 16 जुलाई 1921 को बॉम्बे में उनके बीच मुलाकात से हुई। सुभाष चंद्र बोस मार्गदर्शन के लिए गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने सुभाष के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए धुन को जान लिया और उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास के पास भेजा। इस प्रकार चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बन गए। सुभाष चंद्र बोस के लिए गांधी जी हमेशा भारत के महानतम व्यक्ति थे। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी को जनता का निर्विवाद एवं अद्वितीय नेता स्वीकार किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की अविचल राष्ट्रभक्त, चारित्रिक दृढ़ता, सत्य के प्रति प्रेम इत्यादि की प्रशंसा की। वास्तव में बोस ने गांधी जी के एकल समर्पण, उनकी अदम्य इच्छा और उनके अथक परिश्रम के आगे सिर झुकाया। गांधी जी के लिए सुभाष भारत माता के ऐसे सपूत थे जिनके पास आत्मसमर्पण एवं आत्मबल, अखंडता और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता और समस्त भारतीय जनमानस को एक साथ जोड़े रखने की विलक्षण क्षमता थी। गांधी जी एवं बोस दोनों ही पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति थे। वे राष्ट्रीयतावादी और मानवतावादी थे। वे कार्यप्रणाली में धर्मनिरपेक्ष और दृष्टिकोण में नस्लवाद के विरुद्ध थे। किसी भी परिस्थिति में उनकी तल्लीनता अपनी मातृभूमि की मुक्ति को लेकर थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दोनों ही नेताओं का समस्त जीवन भारतीय स्वतंत्रता को समर्पित था। वास्तव में दोनों ही जीवन प्रयत्न, तपस्या अंततः उनके जीवन की आहुति के साथ समाप्त हुई। उपर्युक्त मतैक्यता एवं समानता के बावजूद गांधी जी एवं सुभाष के बीच स्पष्ट मतभेद थे और राजनीतिक जीवन में दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। युवा नेताजी उग्र राष्ट्रवादी थे और तिलक एवं अरविंदो की परंपरा में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपने गुरु गोखले और टैगोर की परंपरा में विश्वास रखते थे। सुभाष बोस जल्द ही भारत की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे, जबकि कांग्रेस कमेटी डोमिनियन स्टेटस के माध्यम से कई चरणों में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि महात्मा गांधी की अहिंसा की पद्धति से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकेगी और वे हिंसक प्रतिरोध की वकालत करते थे। अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में, जो 1934 में प्रकाशित हुई, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भूमिका को लेकर कहा और वे चाहते थे कि गांधी जी को सम्मेलन में दृढ़ता से अपनी बात रखनी चाहिए थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह 1930 की प्रशंसा की और उन्होंने लिखा कि दांडी मार्च की घटना अब उतनी ही ऐतिहासिक महत्व की थी जितनी नेपोलियन की पेरिस मार्च की घटना थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए उनकी प्रशंसा की। 1937 में गांधी जी ने महसूस किया कि सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और प्रतिभा की अब अधिक उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने सुभाष को 1938 में हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना, जबकि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बोस और गांधी जी के बीच यह गठबंधन देश और कांग्रेस दोनों के लिए सही नहीं रहा। सुभाष ने न केवल गांधी जी के प्रसिद्ध चरखे की निंदा की, अपितु आधुनिकृत भारत का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को सशक्त संघर्ष करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने 20 जून 1940 को महात्मा गांधी से बात की और उन पर दबाव डाला कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान करना चाहिए और यह एक सुअवसर है।
गांधी जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए। 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के जन्मदिवस पर बैंकॉक से अपने प्रसारण में उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा की और अपनी श्रद्धा प्रकट की और कहा कि भारत के प्रति महात्मा गांधी द्वारा दी गई सेवाएं एवं बलिदान अद्वितीय और अतुलनीय है, जिसके लिए उनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यहाँ तक कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता प्राप्त के तरीके से मतभेद रखते हुए भी ने देश की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए अथक प्रयासों को सराहना की। एक मौके पर गांधी जी ने सुभाष को लिखा कि देश के प्रति अपना आपका प्रेम और आजादी के प्रति प्राप्त के लिए दृढ़ निश्चय अदम्य एवं विलक्षण है। आपकी सजगता पारदर्शी है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के मौके पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। इस प्रकार गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने उनके सम्मुख सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। दोनों ने ईमानदारी पूर्वक अपने मतभेदों को स्वीकार किया। उनका आपसी संबंध सच्चाई, पारदर्शिता, बलिदान एवं पीड़ा पर आधारित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंत तक दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदना एवं सम्मान था। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन का एक उपनिवेश होने के नाते भारत को अपनी जनता की इच्छाओं के विरुद्ध इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। वायसराय को कांग्रेस का प्रस्ताव। यद्यपि कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई तथा उसने युद्ध में ब्रिटेन का सशक्त समर्थन करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ब्रिटेन की उम्मीद से कहीं अधिक फासीवादी, नाजीवाद, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की विरोधी हो गई, किंतु युद्ध में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव 2 आधारभूत मांगों पर आधारित था। युद्धोपरांत संविधान सभा की बैठक आहूत की जानी चाहिए, जो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी तथा अतिशीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। वायसराय निम्नलिखितों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किंतु कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार के लिए उक्त मांगे मानना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस कार्यसमिति की वर्धा में बैठक। इस बैठक में भारत द्वारा ब्रिटेन को युद्ध में समर्थन देने के मुद्दे पर विभिन्न विचार प्रतिद्वंदित हुए। गांधी जी, उन्होंने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी का मत था कि पश्चिम यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशतावादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। सुभाष चंद्र बोस और अन्य समाजवादी, इनका तर्क था कि चूंकि यह युद्ध साम्राज्यवादी है तथा दोनों पक्ष अपने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए युद्धरत हैं, फलतः किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्रता प्राप्त के लिए तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने फासीवाद और लोकतंत्र के बीच स्पष्ट भेद प्रकट किया। उनका मत था कि फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड का पक्ष न्यायोचित है, किंतु फ्रांस और ब्रिटेन साम्राज्यवादी नीतियों वाले देश हैं और द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद के गहराते हुए अंतर्विरोधों का परिणाम है। अतः भारत को स्वतंत्र होने से पूर्व न ही युद्ध में शामिल होना चाहिए और न ही ब्रिटेन की परेशानियों का लाभ उठाकर आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। CWC ने प्रस्ताव पारित कर फासीवाद तथा नाजीवाद की भर्त्सना की। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता जो प्रत्यक्षतः लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे ही स्वतंत्रता से वंचित रखा जा रहा है। यदि ब्रिटेन प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है तो उसे भारत को स्वाधीनता प्रदान कर यह सिद्ध करना चाहिए और सरकार को अतिशीघ्र ही अपने युद्ध के उद्देश्यों को सार्वजनिक करना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि भारत पर किस तरह के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू किया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार और वायसराय को पूरा मौका देना चाहिए था। सरकार का दृष्टिकोण तथा कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आंतरिक तौर पर नकारात्मक थी। निम्नलिखितों ने अपने वक्तव्य में 17 अक्टूबर 1939 में मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाने की कोशिश की। इस अवसर पर सरकार ने ब्रिटेन के युद्ध पर इससे अधिक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि ब्रिटेन भेदभावपूर्ण आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है। भविष्य के लिए यह वादा किया कि युद्धोपरांत सरकार भारत के कई दलों, समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों तथा भारतीय राजाओं से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किस प्रकार के संशोधन किए जाएं। आवश्यकता पड़ने पर परामर्श लेने के लिए सरकार एक परामर्श समिति का गठन करेगी। सरकार की गुप्त कार्यनीति। निम्नलिखितों का वक्तव्य वास्तविकता से विचलन नहीं अपितु समान ब्रिटिश योजना का हिस्सा था, जिसके अनुसार युद्ध से फायदा उठाकर खोए हुए इस
उस आधार को पुनः प्राप्त करना जो कि कांग्रेस के प्रयासों के कारण सरकार के हाथ से निकल गया था। सरकार की नीति थी कि कांग्रेस को सरकार के साथ विवादों में उलझा दिया जाए, तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों का उपयोग सत्ता को और स्थायी बनाने में किया जाए। इसी नीति के तहत युद्ध की घोषणा के उपरांत 1935 के अधिनियम में संशोधन कर केंद्र ने राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करने के असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिए। जिस दिन युद्ध की घोषणा की गई उसी दिन नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता के दमन हेतु सरकार ने भारतीय सुरक्षा अध्यादेश देश पर थोप दिए। मई 1940 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित एक अतिरिक्त अध्यादेश तैयार किया गया। इसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन को कुचलना था। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि वह कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए किसी भी आंदोलन को आसानी से दबा सके तथा भारतीयों की सहानुभूति भी प्राप्त कर सके। सरकार का मानना था कि यह अध्यादेश उदारवादियों एवं वामपंथियों की सहानुभूति प्राप्त करने में सहायक होगा तथा सरकार कांग्रेस की छवि को जापान एवं जर्मनी समर्थक दल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाएगी। ब्रिटिश भारतीय सरकार की दमनकारी एवं भेदभाव मूलक नीतियों का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं भारत सचिव जेटलैंड ने पूर्ण रूपेण समर्थन किया। जेटलैंड ने तो कांग्रेस को विशुद्ध युद्धवादी संगठन तथा घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के पूर्व तथा पश्चात अपनी उपनिवेशवादी पकड़ में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देना चाहती तथा कांग्रेस से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की मंशा रखती है। कांग्रेस सरकार द्वारा भारतीय जनमानस की उपेक्षा तथा कांग्रेस के प्रति उनके शत्रुतापूर्ण रवैये की गांधी जी ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की भारत संबंधी घोषणा यह दर्शाती है कि ब्रिटेन का वश चले तो वह भारत में लोकतंत्र कभी न आने दे। अल्पसंख्यक तथा ब्रिटिश वर्ग के हितों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक अल्पसंख्यक तथा ब्रिटिश वर्ग के हितों की रक्षा करेगी बशर्ते उनके दावों का देश की स्वतंत्रता के मुद्दे पर कोई टकराव न हो। कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र का निर्णय 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें वायसराय के वक्तव्य को पुरानी साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। जनवरी 1940 में नीतिज्ञों ने घोषणा की कि युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय राजनीति पर युद्ध के प्रभाव 1938 से 1939 के फांसीवादी आक्रमण के प्रति भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद तीव्र थी। ब्रिटेन विरोधी कांग्रेसी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोध तथा फांसीवाद विरोध ही वाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद दोनों ही फांसीवाद आक्रमण तथा चैम्बरलेन की तुष्टिकरण की नीति की भर्त्सना करने में अग्रणी रही। 3 सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटेन ने उसे युद्ध में शामिल कर लिया। राष्ट्रवादियों द्वारा युद्ध में शामिल होने की शर्तों पर ब्रिटेन की नकारात्मक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने निष्क्रिय सविनय अवज्ञा के साथ प्रतिक्रिया प्रकट की, लेकिन कांग्रेस के वाम पक्ष ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर एक जुझारू युद्ध विरोधी संघर्ष का प्रचार किया। रूस पर जर्मनी के आक्रमण तथा जापान द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के अधिग्रहण से भारतीय परिस्थितियों में नाटकीय परिवर्तन आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गहन वाद विवाद के पश्चात जनवरी 1942 में फासिस्ट विरोधी जन युद्ध तथा मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के समर्थन में खुलेआम सामने आई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो के रूप में जुझारू प्रतिक्रिया जाहिर की। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, लेकिन 1942 में अंत तक ब्रिटिश नौकरशाही ने आंदोलन को कुचल दिया। देशव्यापी जनाक्रोश के विरुद्ध कम्युनिस्ट साहसपूर्ण तरीके से फांसीवाद के विरुद्ध कार्य करते रहे। भारत में युद्ध के भयावह आर्थिक परिणाम मुद्रास्फीति, बाजार में वस्तुओं की कमी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार तथा 1943 का अकाल जिसमें बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए के रूप में दिखाई दिए। सांप्रदायिकता के बढ़ने से पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग तथा औपनिवेशिक शासकों के साथ समझौते के लिए कांग्रेस के प्रयास भारत में युद्ध के पश्चात के राजनीतिक वातावरण की ओर संकेत करते हैं। हालांकि किसानों और मजदूरों द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी, जमींदार विरोधी और पूंजीवाद विरोधी जुझारू संघर्ष एवं 1945 से 46 की नाविक विद्रोह ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्रक्रिया एवं एक साथ साथ सामाजिक क्रांति की प्रोत्साहित किया, लेकिन 1945 से 47 के दौरान जनता सांप्रदायिक विध्वंस तथा विभाजन की तनावपूर्ण स्थिति में जीवन जीने के लिए विवश थी। अविलंब जन सत्याग्रह के मुद्दे पर बहस अक्टूबर 1939 में नीतिज्ञों की घोषणा के पश्चात तुरंत जन सत्याग्रह
छेड़ने के मुद्दे पर एक बार पुनः बहस प्रारंभ हो गई। गांधी जी और उनके समर्थन तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि मित्र राष्ट्रों का पथ मित्र राष्ट्रों का पक्ष न्याय संगत है। सांप्रदायिक संवेदनशीलता एवं हिंदू मुस्लिम एकता के अभाव में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो सकते हैं। संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं एवं जनता अभी किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। अंततः यह आवश्यक है कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षित किया जाए, उसे संघर्ष हेतु तैयार किया जाए तथा सरकार से अब तक विचार विमर्श किया जाए जब तक यह सार्वजनिक न हो जाए कि विचार विमर्श से समस्या का समाधान नहीं हो सकता तथा उसके लिए औपनिवेशिक शासन जिम्मेदार है। इसके पश्चात ही आंदोलन प्रारंभ किया जाना चाहिए। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में पारित किए गए प्रस्ताव में गांधी जी तथा उसके समर्थकों के इन विचारों को पूर्ण महत्ता प्रदान की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जैसे ही कांग्रेस संगठन संघर्ष के योग्य हो जाता है या फिर परिस्थितियां इस प्रकार बदल जाती हैं कि संघर्ष निकट दिखाई दे, वैसे ही कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा रायवादियों इत्यादि वामपंथी समूहों का तर्क था कि यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है तथा यदि उचित समय है, जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध चारों ओर से युद्ध छेड़कर स्वतंत्रता हासिल कर ली जाए। इनका मानना था कि जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है तथा सिर्फ आंदोलन प्रारंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी तथा सांप्रदायिक कटुता जैसी समस्याएं अवश्य विद्यमान है, किंतु जनसंघर्ष के प्रभाव में ये सारी समस्याएं बह जाएंगी। उन्होंने तर्क दिया कि संगठन संघर्ष के पहले तैयार नहीं किया जा सकता, अपितु इसका निर्माण संघर्ष प्रारंभ होने के पश्चात होता है। फलतः कांग्रेस को अतिशीघ्र आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि यदि कांग्रेस शीघ्र ही सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुद्दे पर उनका साथ नहीं देती तो वामपंथी उससे नाता तोड़ लें तथा समानांतर कांग्रेस का गठन कर अपनी ओर से आंदोलन प्रारंभ करें। किंतु कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के इस प्रस्ताव की असहमति प्रकट की। जवाहरलाल नेहरू का सुझाव दोनों पक्षों की ओर था। जवाहरलाल नेहरू का झुकाव दोनों पक्षों की ओर था। एक ओर उन्हें मित्र राष्ट्रों के साम्राज्यवादी चरित्र का एहसास था, तो दूसरी ओर वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे यूरोप में नाजीवाद के समर्थक हिटलर की विजय आसान हो जाए। एक ओर उनकी संपूर्ण मंशा और राजनीतिक चिंतन त्वरित आंदोलन प्रारंभ किए जाने की उद्यत था, तो दूसरी ओर वे नाजी विरोधी संघर्ष और जापान विरोधी संघर्ष को दुर्बल बनाए जाने के पक्षधर भी नहीं थे। बहरहाल नेहरू ने अंत में कांग्रेस नेतृत्व और गांधी जी की बहुमत का समर्थन करने का ही निर्णय किया। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में खलीक उज्जमा, फजल उल हक तथा सिकदार हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया था, खलीक उज्जमा ने उसका अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति में से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ एक प्रकार गठित किए जाएं ताकि वह मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाएं, जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेश प्रभुसत्ता संपन्न और स्वशासी हों तथा जिन राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक हों वहां उनके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपबंध हों। अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में निम्न प्रावधान थे। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें मुख्यतः भारतीय अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा जिसमें रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों, राज्यों से संधियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकारों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी
किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। उक्त आधारों पर भारतीय सरकार की सहयोग प्रदान करेंगे। प्रत्युत्तर: कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू ने कहा, डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा पहले ही प्रासंगिक हो चुका है। गांधी जी ने घोषणा की अगस्त प्रस्ताव के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। यद्यपि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, तथापि प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग ने घोषणा की कि भारत का विभाजन ही गतिरोध के हल का एकमात्र उपाय है। मूल्यांकन: प्रस्ताव में प्रथम बार भारतीयों द्वारा स्पष्ट संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई तथा कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार किया गया। डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर पहली बार अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों को अधिक स्थान दिए गए, किंतु रक्षा, वित्त एवं गृह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहा। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया, जिसका कार्य संबंधी विषय पर सलाह देना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह: अगस्त प्रस्ताव के बाद की परिस्थितियों में जो प्रगति हुई, उसके पश्चात सरकार ने अड़ियल रवैया अपना लिया तथा घोषित किया कि कांग्रेस जब तक मुस्लिम नेताओं के साथ किसी तरह के समझौते को मूर्त रूप नहीं देगी, तब तक भारत में किसी प्रकार का संवैधानिक सुधार संभव नहीं है। सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी करती जा रही थी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा सभा करने एवं संगठन बनाने का अधिकार जैसे अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। 1940 के अंत में कांग्रेस ने एक बार पुनः गांधी जी से कमान संभालने का आग्रह किया। इसके पश्चात गांधी जी ने ऐसे कदम उठाने प्रारंभ कर दिए जिससे उनकी अपनी व्यापक रणनीति के अंतर्गत जनसंघर्ष की भूमिका का निर्माण होता। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस रणनीति के तहत उन्होंने तय किया कि हर इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुख्य लक्ष्य थे यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता नहीं समझना चाहिए, यह व्यक्त करने कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं तथा न ही वे नाजीवाद एवं भारत के साम्राज्यवाद शासन में कोई फर्क समझते हैं, और कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना। सत्याग्रहियों की मांग यह होगी कि युद्ध एवं युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे युद्ध विरोधी भाषण को दोहराएंगे तथा गांवों की ओर प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात गांवों में अपना संदेश फैलाते हुए वे दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे। इस नीति के कारण ही इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को सविनय अवज्ञा के लिए सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। दिसंबर 1941 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। ये नेता भारतीय सीमाओं की रक्षा करने तथा मित्र राष्ट्रों की सहायता करने को आतुर थे। कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी तथा नेहरू जी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत की रक्षा के लिए सरकार को इस शर्त पर सहयोग देने की पेशकश की गई कि यदि युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए तथा ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप में सत्ता के हस्तांतरण पर राजी हो जाए। यह वही समय था जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। नेहरू एवं गांधी के विचार आधुनिकता, धर्म, ईश्वर, राज्य एवं औद्योगिकरण के प्रति भिन्न थे। नेहरू धर्म के प्रति उदासीन थे, जबकि गांधी जी ने ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि औद्योगिकरण की भारत में व्यापक अत्यधिक निर्धनता का एकमात्र समाधान है, जबकि गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का आह्वान किया। नेहरू समाज सुधार एवं निर्धनता उन्मूलन के लिए आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी राज्य शक्ति को लेकर शंका में थे और उनकी जगह व्यक्तियों एवं समुदायों की चेतना और इच्छा शक्ति में विश्वास करते थे। कई प्रकार के मत विभिन्नता होने के बावजूद नेहरू गांधी जी का सम्मान करते थे और गांधी जी अपने पुत्र से अधिक नेहरू पर विश्वास करते थे। दोनों गुरु शिष्य में मूलभूत समानताएं थीं। दोनों ही देशभक्त को समावेशी और समग्र भाव में देखते थे। उन्होंने भारत को किसी विशेष जात, भाषा, क्षेत्र या धर्म की अपेक्षा समग्र रूप में देखा। दोनों ही अहिंसा और लोकतांत्रिक सरकार में विश्वास रखते थे।
राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक द गुड बोटमैन में लिखा कि गांधी जी ने अपने विकल्प के तौर पर नेहरू को स्वीकार किया, क्योंकि नेहरू जी ने बेहद विश्वसनीय रूप से भारत के बहुलवादी एवं समावेशी स्वरूप को प्रतिबिंबित किया, जिस पर महात्मा गांधी ने स्वयं बल दिया था। अन्य विकल्प पटेल, राजाजी आजाद, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद कुछ हद तक वर्गीय हितों एवं संप्रभुता के प्रति झुके हुए थे, लेकिन नेहरू एक ऐसे हिंदू थे जिन पर मुसलमान भरोसा कर सकते थे, एक ऐसे उत्तर भारतीय व्यक्ति थे जिनका दक्षिण भारत में सम्मान होता था, और एक ऐसे पुरुष थे महिलाएं महिलाएं जिनकी प्रशंसा करती थी। गांधी जी की तरह नेहरू सच्चे अर्थों में एक अखिल भारतीय नेता थे, और उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने भारतीयों को आसान्वित किया कि हम एक बेहद समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सं, ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? जहां एक ओर दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन की ओर से यह दबाव डाला जा रहा था कि वह भारत का समर्थन प्राप्त करें। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आजादी देने का वचन दिया जाए। मुख्य प्रावधान क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका खुद ही निर्धारित करेगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं तथा विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए नए संविधान को अग्रलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा, वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा तथा नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण तथा प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दों को आपसी समझौते द्वारा हल करेगी। उक्त व्यवस्था होने तक भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा, देश की सुरक्षा तथा नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा तथा गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत बनी रहेंगी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का पूर्ववर्ती प्रस्तावों से भिन्न होना। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव इसके पूर्ववर्ती प्रस्तावों से अनेक अर्थों में भिन्न थे। संविधान के निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में था। संविधान निर्मात्री सभा के गठन हेतु एक ठोस योजना बनाई गई थी। प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया था। यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन सुनिश्चित करती थी। स्वतंत्र भारत के लिए यह अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहे तथा साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति प्राप्त नहीं कर सके। विभिन्न दलों तथा समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध किया। कांग्रेस ने निम्न आधार पर प्रस्तावों का विरोध किया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था, सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना का अभाव तथा प्रतिरक्षा के मुद्दे पर वास्तविक भागीदारी की व्यवस्था का न होना, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता पूर्ववर्ती थी तथा गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक
प्रमुख बनाने की मांग को स्वीकार न किया जाना। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा इसके लिए निम्न तर्क दिए। एकल भारतीय संघ की व्यवस्था का होना उसे स्वीकार नहीं था। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया था वह उसे स्वीकार नहीं था तथा प्रांतों के संघ में पृथक होने तथा अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी उससे भी लीग असहमत थी। प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अन्य दलों ने भी प्रांतों के संघ से पृथक होने का अधिकार दिए जाने का विरोध किया। उदारवादियों का मानना था कि प्रांतों को संघ से पृथक होने का विकल्प देना भारत की एकता एवं सुरक्षा के विरुद्ध है। हिंदू महासभा ने इस प्रावधान को भी हिंदू महासभा ने भी इस प्रावधान की आलोचना की। दलितों ने अनुमान लगाया कि विभाजन के पश्चात उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं की कृपा पर जीना पड़ेगा। सिखों का विरोध इस बात पर था कि विभाजन होने पर पंजाब उनसे छिन जाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि यह योजना 1940 के अगस्त प्रस्ताव का ही एक रूप है जिसे अधिक स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य उस पुराने प्रस्ताव का अतिक्रमण करना नहीं है। अंग्रेजों की इस घोषणा से सरकार के प्रति शंका और बढ़ गई। क्रिप्स द्वारा प्रस्तावों से आगे आकर भारतीयों का विश्वास जीतने की असफलता तथा उनका यह कहना कि इसे स्वीकार करो या छोड़ दो गतिरोध के सबसे प्रमुख कारण थे। प्रारंभ में क्रिप्स ने मंत्रिमंडल के गठन तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात कही, किंतु बाद में वे अपनी बातों से मुकर गए तथा कहने लगे कि उनका आशय केवल कार्यकारिणी परिषद के विस्तार से था। प्रांतों के विलय या पृथक होने की व्यवस्था का प्रावधान अस्पष्ट था। संघ से पृथक होने के प्रस्ताव का विधानमंडल में 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक था। यदि इस प्रस्ताव का समर्थन 60% से कम सदस्यों द्वारा किया जाता तो इसे पारित करने के लिए प्रारंभ के वयस्क पुरुषों का समान बहुमत प्राप्त करना आवश्यक था। यह व्यवस्था विशेष रूप से पंजाब एवं बंगाल के हिंदुओं के लिए हानिकारक थी, भले ही वे भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। मिशन के प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट था कि सत्ता के हस्तांतरण संबंधी प्रावधानों को कौन लागू करेगा तथा कौन इसकी व्याख्या करेगा। ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि क्रिप्स मिशन सफल न हो, क्योंकि वह भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने तथा देश की प्रतिरक्षा संबंधी जिम्मेदारी में भागीदारी देने के विरुद्ध थी। उधर विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमरी, विदेश मंत्री लिनलिथगो, वायसराय तथा वेवेल कमांडर इन चीफ भी नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो। वायसराय के वीटो निषेधाधिकार के मुद्दे पर स्टैफोर्ड, क्रिप्स तथा कांग्रेस के नेताओं के मध्य बातचीत टूट गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। इस प्रकार स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीयों को निराशा एवं असमंजस के वातावरण में छोड़कर भारत इंग्लैंड लौट गए। भारतीय जो अभी भी फांसीवाद आक्रमण के पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति की तस्वीर अपने मनोमस्तिष्क में संजोए हुए थे, अंग्रेजी सरकार के रवैये से खुद को छला हुआ महसूस कर रहे थे तथा भारतीयों ने यह मानना प्रारंभ कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियां असहनीय बन चुकी हैं तथा साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।